हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। और जैसा कि पता होगा दोस्तों कि हम लोग पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे क्लास 10th के लिए, जो कि हिंदी मीडियम का है ना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का भी सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम लोग जो यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है पार्ट 2, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि मैंने अभी जो स्टार्ट किया हुआ है 2 अंक वाले प्रश्नोत्तर हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है ना। 2 अंक वाले कितने सवाल आएंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको पैटर्न समझा दिया हुआ है कि 5 सवाल आपको आने वाले हैं। तो मैं एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये आपका बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में 11 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको देखिए मैंने यहाँ पे 11 का 11 सवाल मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका सवाल 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका 8, 9, 10 ये आपका कंप्लीट हो चुका था। 11 भी आपका कंप्लीट हो चुका था कि पारित तंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास है दोस्तों, वो आपका है कि भूतापीय ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा में अंतर लिखें। ये सारे 2 नंबर वाले सवाल हम लोग बायोलॉजी सेक्शन से और प्राकृतिक संसाधन से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए, बिना देरी किए हुए, है ना, हम लोग सीधा सवाल जवाब में हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का डिस्कशन, इसी तरह का इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, आपके पास है मोबाइल का स्क्रीन पे कि 12 नंबर सवाल आपके पास है कि भूतापीय ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा में अंतर लिखें, ठीक है ना। 2 नंबर के भी सवाल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ये भी 2 अंक वाले हैं, सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने आंसर लिखा हुआ है कि भूतापीय ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा में निम्नलिखित यहाँ पे अंतर है। क्या क्या अंतर है हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा भूतापीय ऊर्जा के बारे में। तो भूतापीय ऊर्जा का 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ताकि आपको कोई भी 3 पॉइंट कम से कम याद रहे। 2 नंबर के लिए है तो 2-3 पॉइंट भी लिख देंगे तो काम चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या है कि भूतापीय ऊर्जा के लिए हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा है, यहाँ पे आपका नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है ना। ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट देखिए भूतापीय ऊर्जा का, कि पृथ्वी के अंदर की संचित ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे देख लीजिए कि इस ऊर्जा को प्राप्त करने का तकनीक सरल है। सरल का मतलब क्या दोस्तों, आसान है, ठीक है ना, सिंपल है। यह ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। यहाँ पे जो होता है ऊर्जा जो होता है कम मात्रा में मुक्त होती है, ठीक है ना। यह ऊर्जा जो है कम मात्रा में मुक्त होती है, जबकि आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है विशाल मात्रा, ज्यादा मात्रा में मुक्त होगा। यह सस्ती होती है ना, सस्ता होगा, जबकि थोड़ा सा महंगा होगा। ये जो नाभिकीय क्रिया के फलस्वरूप, मतलब जो नाभिकीय क्रिया होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, उस दौरान जो भी मतलब ऊर्जा मुक्त होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा को प्राप्त करने का जो तकनीक है, मतलब टेक्निक है, तकनीक है ना, तरीका, वो कैसा है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा जटिल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे सवाल नंबर 12 आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आप यहाँ पे सवाल नंबर 13 आप यहाँ पे देखेंगे। सवाल नंबर 13 आपके पास यहाँ पे क्या है, 12 आपका डिस्कस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। 13 नंबर देखिए यहाँ पे कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। समाप्त क्या मतलब होता है दोस्तों, समाप्त तो होने लायक, जिन्हें आप मानते हैं कि वो समाप्त हो सकते हैं, वैसे 2 ऊर्जा स्रोत को नाम लिखना है। और अपने चयन के लिए तर्क भी देना है कि आपने अगर इसको चयन किया हुआ है कि क्यों मतलब समाप्य ऊर्जा है, तो आपको इसके लिए कारण भी देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 13 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 का आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो 2 ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे क्या क्या मैंने बोला हुआ है, कोयला और पेट्रोलियम है, ठीक है ना। 2 ऊर्जा के स्रोत एक ऐसा ऊर्जा है समाप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाला है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं, और इन ऊर्जा के स्रोत का निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए कोयला एवं पेट्रोलियम को समाप्य ऊर्जा स्रोत माना गया है, ठीक है दोस्तों। आपको बात आसानी समझ में आ गया होगा कि 2 उदाहरण मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है
कि वैसे ऊर्जा का स्रोत जो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाप्य ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलेंगे समाप्य ऊर्जा के स्रोत। आपको आंसर समझ में आ गया होगा। पहला हो गया कोयला, दूसरा हो गया यहाँ पे पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं। 13 कंप्लीट हो चुका है आपका। 14 के नंबर यहाँ बढ़िए। हमें वनों एवं वन्य जीवन की संरक्षण क्यों करना चाहिए, है ना। वन का मतलब जंगल, फॉरेस्ट को, और जीवन मतलब यहाँ पे है मतलब आपका जंगल में रहने वाले जो जीवन है ना, उनके बारे में, एनिमल्स वगैरह के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, तो उनका संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, ये हम लोग का 14 नंबर सवाल हो गया। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल का आंसर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 14 नंबर का आपका आंसर यहाँ पे देखिए, आपका मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि हमें वनों का संरक्षण निम्न कारणों से करना चाहिए। हमें दोनों पूछा गया है, वन भी पूछा गया है और वन्य जीवन भी पूछा गया है, मतलब जंगल और जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है उनके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सवाल नंबर 14 में कि हमें वनों का संरक्षण, है ना, वनों का देख रेख, संरक्षण, उनका कंजर्वेशन निम्न कारणों से करना चाहिए। पहला कारण क्या है कि वन जो है वर्षा में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जलवायु का अनुरक्षण करते हैं, पहला हो गया। दूसरा है कि वन मृदा, मृदा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिट्टी होता है। ठीक है ना, तो वन मृदा तथा वातावरण की सुरक्षा करते हैं, ये हो गया बी नंबर। तीसरा पॉइंट है देखिए कि वन जो है गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। गैसीय संतुलन का स्थापित करने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? पेड़ पौधे ले लेंगे। अब बदले में पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमारे पास होता है गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी उनका संतुलन बना रहता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। यह हो गया कि वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसका आंसर मैंने बताया हुआ है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि वन्य जीवन यानी जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका सुरक्षा हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है ना, अब लोग इसके बारे में देखते हैं कि हमें उनका सुरक्षा क्यों करना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए हमें वन्य जीवन को निम्न कारणों से सुरक्षा या संरक्षण करना चाहिए। पहला क्या है यहाँ पे कि वन्य जो है प्राणी आहार श्रृंखला का महत्वपूर्ण कड़ी। आहार श्रृंखला यानी कि मतलब क्या होता है दोस्तों? फूड चेन होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? फूड चेन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फूड चेन। ठीक है ना, तो फूड चेन यानी कि आहार श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है ना, और दूसरा कारण यहाँ आप देख लीजिए आप कि वन्य प्राणी जो हैं जैविक विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। नहीं तो पता चलेगा कि आज के समय पे हमारे पास शेर हैं, बाघ हैं, चीता हैं, हाथी हैं, जिंदा हैं, लेकिन कल को पता चलेगा ये सारे के सारे खत्म हो चुके होंगे, है कि नहीं? हम लोगों को सिर्फ फोटो में ही दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो वैसा हम लोग को नहीं करना, हमें इनका भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि हमें वनों का संरक्षण एवं वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सवाल नंबर जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 14 नंबर। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखिए, हम लोग बायोलॉजी भी बात कर रहे हैं कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है ना, हमारे पास सवाल क्या है दोस्तों कि माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु, है ना, ये आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर से आ गया है ना, रिप्रोडक्शन की कैसे जीव जो होते हैं कैसे जनन करते हैं। ठीक है ना, उस चैप्टर का सवाल है। तो हमें बताना है कि भ्रूण जो है उसको मतलब किस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण का मतलब क्या होता है यहाँ पे? भ्रूण सबसे छोटा हिस्सा है, जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो शुरुआत में वो भ्रूण ही रहता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल का यहाँ पे आंसर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो 15 नंबर का देखिए आंसर आपको मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि इसका देख लीजिए आप यहाँ पे कि जो गर्भस्थ शिशु है यानी कि गर्भस्थ भ्रूण है वो माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है ना, रक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लड होता है, रुधिर होता है, खून होता है। ठीक है ना, तो खून से क्या करता है? वो पोषण प्राप्त करता है, अपना खाना दाना प्राप्त करता है ना। और भ्रूण जो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ रहता है ना। प्लेसेंटा क्या होता है? नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो नाभि से उसको थोड़ा सा उसको काट दिया जाता है। ठीक है ना, वो हमारा प्लेसेंटा है, तो उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसी से उसको भोजन पानी बच्चा को मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों,
तो प्लेसेंटा एक सिरा माँ के गर्भाशय से धंसा हुआ रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है, जबकि यह जो होता है यहाँ रक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, मतलब खाली जगह होते हैं, मतलब रक्त वाले भी होते हैं यहाँ पे, जो प्लेसेंटा के प्रवर्धों को आच्छादित करते हैं, ठीक है ना। और प्लेसेंटा के प्रवर्ध पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए, है ना, उसको सोखने के लिए, है ना, ऑब्जर्व करने के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि माँ के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण पदार्थ अवशोषित होकर प्लेसेंटा से होते हुए रक्त के साथ भ्रूण में पहुंचते हैं। मतलब आप कह लीजिए कि माँ के शरीर में, मतलब माँ के रक्त के साथ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है या अन्य पोषण पदार्थ, जो बच्चा के लिए जो पोषण पदार्थ होता है यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से, प्लेसेंटा से होते हुए रक्त के माध्यम से, रक्त के साथ, खून के साथ जो होता है भ्रूण तक पहुंचता है। और इस प्रकार पेट के अंदर जो भ्रूण होता है वो जीवित रह पाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे 15 नंबर सवाल भी आसानी से समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। ठीक है ना, तो सवाल नंबर आप यहाँ पे 16 देख लीजिए। सवाल नंबर 16 आपके पास है कि एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए आप कि एक कोशिक एवं बहुकोशिक, एक कोशिक मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है ना, एगो सेल वाला, एगो कोशिका वाला। बहुकोशिक मतलब क्या है, 2 से अधिक कोशिका वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुकोशिक बोलेंगे। तो दोनों में जो जनन होता है, फर्टिलाइजेशन करने का होता है, यहाँ पे मेथड रिप्रोडक्शन का अलग अलग होता है। ठीक है ना, उनमें क्या क्या अंतर है हमें ये बता देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको आंसर की तरफ लोग यहाँ बढ़ते हैं। उसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, एक कोशिक और बहुकोशिक मैंने दो अंतर यहाँ पे लिख रखा हुआ है, दोनों आप यहाँ पे एक एक करके ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना, तो पहला आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक कोशिक जीव प्रायः मतलब अक्सर अलैंगिक जनन ही होता है। इसमें कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसमें एक अकेला जीव संतति उत्पन्न कर सकता है। संतति का मतलब क्या होता है, नया पीढ़ी, ठीक है ना, नया पीढ़ी का जो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस करना एक अकेला ही जीव कर सकता है। जबकि बहुकोशिक के लिए क्या होता है, इसके लिए नर एवं मादा दोनों का होना आवश्यक होता है। दोनों में से अगर कोई एक नहीं रहेगा तो नया संतति यहाँ पे पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपका अंतर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा अंतर देखिए यहाँ पे कि एक कोशिक जीवों की जनन पद्धति से विभिन्नताओं के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। मतलब यहाँ पे विभिन्नताएं नहीं आएंगी, एक ही प्रकार के जातियां, एक ही प्रकार के जीव यहाँ पे पैदा होते रहेंगे। जबकि जो हमारा बहुकोशिक होता है, यानी बहुकोशिक प्रकार के जो जनन होता है, वहां पे डीएनए की प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी कह सकते हैं आप तरह से, तो प्रतिकृति का निर्माण जो होता है तथा इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब इसमें विभिन्नताएं होने का संभावना हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक कोशिक के जीव में ऐसा नहीं है, यहाँ पे उत्पन्न होने की जो संभावना है विभिन्नताओं का वो काफी कम होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि बहुकोशिक में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमेशा विभिन्नताएं होने का संभावना बना हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे जो है सवाल नंबर 16 भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 17 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 17 आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन में आपके पास दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताइए। ठीक है ना, कुछ उपाय हमें सुझाना है कि वनों को आखिर हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग उसको कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो 17 नंबर सवाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ कि आपको कितना आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय है ना, क्या क्या उपाय है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो पहला उपाय क्या है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा में क्या करना है, पेड़ पौधा इसमें लगाना है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, अतिचारण पर रोक लगाना है। अतिचारण कहने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग को मतलब जो है पेड़ पौधे को चराना नहीं है, पेड़ पौधे को काटाई वटाई नहीं करना है हम लोग को, है ना, उसको बचा के रखना है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल फालतू में नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर का मतलब सी आंसर में आइए हम लोग कि वृक्षों को बचाने के लिए उन पर रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल आदि कर सकते हैं। ठीक है ना, वृक्ष को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उनमें रासायनिक वगैरह दवाइयों का, केमिकल्स वगैरह का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया सी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डी पार्ट में। डी पार्ट यहाँ पे देख लीजिए कि डी पार्ट आपके पास क्या है यहाँ पे कि कृषि विस्तार के लिए वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। मतलब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
जंगल की कटाई करना शुरू कर देते हैं, तो जंगल का कटाई हम लोग क्या करना होगा, थोड़ा रोक देना होगा। और पहला पॉइंट मैंने बता ही दिया हुआ है कि जंगल का वृक्षारोपण मतलब बराबर यहाँ पे पेड़ आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ई नंबर ऑप्शन में हम लोग क्या देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके यहाँ पास है कि वन उत्पाद मतलब वन से मिलने वाले जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो वन उत्पाद के विकल्प को विकसित किया जाना चाहिए। मतलब वन उत्पाद का विकल्प मतलब हमें कई बार क्या होता है ना, वन से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए, उनको पाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जंगल का कटाई करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस तरह से क्या करना होगा, इस तरह से कुछ उपाय हम लोग सुझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सवाल नंबर 17 तक आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 18 की तरफ। और मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास सवाल नंबर 18 से क्या पूछा गया है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए, अपक्षय कहने का मतलब क्या होता है, उसका बर्बादी होने के लिए, जो ओजोन का जो परत होता है, ओजोन का जो लेयर होता है सतह, उसका जो बर्बादी हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, ठीक है ना, उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है ना, उसका क्या प्रभाव है, क्या उसका असर हो सकता है, हमें ये बता देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे 18 नंबर सवाल का। 18 नंबर सवाल का आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप कि ओजोन परत के अपक्षय से पराबैंगनी विकिरण है ना, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन यानी पैराबैंगनिक विकिरण। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, पैराबैंगनिक विकिरण कहते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए हमारा ओजोन का जो परत है, ओजोन का जो लेयर है, अगर मान लीजिए अगर बर्बाद हो जाएगा, तो जो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन होगा यानी जो पराबैंगनी विकिरण होगा ना, वो भूमि तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट पहुंच सकता है और इसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। क्या क्या इसका हानियां हैं, हम लोग इसमें थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो पहला इसका दुष्प्रभाव क्या है, त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। दूसरा यहाँ पे अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज हो सकता है। तीसरा आपका आंखों में मोतियाबिंद जैसा बीमारी हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे सवाल नंबर 18 भी समझ में आ चुका होगा कि ओजोन परत के अपक्षय से क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, अनुवांशिक रोग हो सकता है, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है ना। तो इस तरह से आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर आपका यहाँ पे 19 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ और एक एक करके मैं यहाँ पे सारे सवाल का आंसर देता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कि आपको कितना लिखना है। चलिए हम लोग सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे 19 अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, सवाल नंबर 19 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 19 आपको देख लीजिए, सवाल क्या है कि ऊर्जा के उत्तम गुण क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के उत्तम गुण क्या क्या है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर उसका देखेंगे, है ना। ऊर्जा के उत्तम गुण क्या क्या है उसका हम लोग यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। तो उत्तम ऊर्जा के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उत्तम ऊर्जा के लिए क्या निम्नलिखित गुण होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला क्या है, ऊर्जा का वह स्रोत जो प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा प्रदान करे, है ना। एक इकाई द्रव्यमान में और एक इकाई आयतन में अधिक ऊर्जा जब प्रदान करेगा तब हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, वो अच्छा गुण कहने लायक हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सरलता से उपलब्ध हो। सरलता का मतलब क्या, आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है ना। तीसरा है यह सस्ता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। चौथा यहाँ पे क्या है कि इसका भंडारण मतलब इसका जो रख रखाव होता है, स्टोर करना एवं परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आसान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, मतलब आसानी से किया जा सके। इसका जो स्टोर करना मतलब रख रखाव करना और इसका एक जगह से दूसरे जगह ले जाना यानी कि परिवहन ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत हो सकते हैं, उत्तम गुण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 19 हमारा कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 20 आप यहाँ पे देख लीजिए। सवाल नंबर 20 आपके पास है कि उत्तम ईंधन के गुण लिखिए। यहाँ तो आपके मान लीजिए क्या था, ऊर्जा के उत्तम गुण था, ये ऊर्जा का था, ये आपका ईंधन का हो गया। ठीक है ना, तो ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईंधन पढ़ेंगे कि ईंधन के उत्तम गुण क्या क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सवाल नंबर 20 का हम लोग आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 20 का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सवाल नंबर 20 का आंसर देख लीजिए कि उत्तम ईंधन के गुण निम्न हैं। क्या क्या गुण होना चाहिए, निम्नलिखित गुण यहाँ पे होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, उसका जो हीटिंग वैल्यू है यानी उष्मीय मान है वो उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हीटिंग वैल्यू काफी हाई होना चाहिए। यह भी सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए तथा जलाने पर अधिक ऊष्मा देना चाहिए। ठीक है ना, जलाने पर अधिक ऊष्मा देगा, ज्यादा एनर्जी देना चाहिए, ज्यादा
हीट देना चाहिए, हीट मतलब ऊष्मा, ठीक है ना, एवं कम धुआं देना चाहिए। कम धुआं देगा तो प्रदूषण क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कम प्रदूषण देना चाहिए, है ना। प्रदान करना मतलब देना। तो जब हम लोग जलाएंगे ना ईंधन को, तो वहां अधिक से अधिक हीट मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा मिलना चाहिए, जबकि कम से कम हमें धुआं मिलना चाहिए, यानी प्रदूषण का फैलाव कम होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि आपका इस प्रकार का जो ईंधन है वो कैसा ईंधन है, उत्तम ईंधन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल नंबर 20 भी आसानी समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 21 की तरफ। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ बढ़ेंगे सवाल नंबर 21 की तरफ, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 21 के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सवाल दिखा देता हूं। सवाल नंबर 21 आपके पास क्या है यहाँ पे कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए, ठीक है ना, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या बदलाव आप यहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको ये बता देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा वीडियो का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। आपका सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पे 21 नंबर में कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या क्या बदलाव करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास 21 नंबर का आंसर यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में आपके पास सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए, मतलब इको फ्रेंडली। पर्यावरण मित्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, इको फ्रेंडली, है ना, इको फ्रेंडली, ठीक है। इको फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को उचित उपयोग, है ना, मतलब सही तरीका से प्राकृतिक संसाधन का जो हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है, भगवान का दिया हुआ, है ना, उसका हम लोग सही तरीका से उचित उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उचित उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास कि पुरानी वस्तुओं को फेंकने के बजाय, ठीक है ना, पुरानी वस्तुओं को फेंकने के बजाय हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनका पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल कर सकते हैं और पुनः उपयोग यानी कि रीयूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, रीयूज कर सकते हैं। पुनः उपयोग का मतलब क्या, दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पुनः चक्रण मतलब रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि कूड़े कचरे का सही निष्पादन एवं प्रदूषण पर रोक होना चाहिए, मतलब कूड़ा कचरा को जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए, प्रॉपर तरीका से हमको उसको फेंकना चाहिए, उसका खाद वगैरह बना सकते हैं कि नहीं, उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको है कि नहीं, सड़ा गला के, तो उसका भी जो है खाद पानी में इस्तेमाल हो जाएगा और हमारा कूड़ा कचरा का भी निपटारा हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदूषण पर रोक लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, मतलब सही तरीका से हम लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग, ताकि ज्यादा धुआं वगैरह बहुत ज्यादा नहीं फैले। और चौथा पॉइंट इसका आपके पास क्या है दोस्तों कि बिजली की बर्बादी को भी हम लोग रोक सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है अपने घर को इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण मित्र बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि यहां तक जो मैंने यहाँ पे आज का वीडियो में, अभी का जो वीडियो मैंने यहाँ पे किया, उसमें 21 तक मैंने सवाल यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा, मैं वापस याद दिला देता हूं कि आपको जो हिंदी बोर्ड के लिए जो एग्जाम होता है उसमें आपका ये बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है दोस्तों। आपका ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सारे सवाल लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो बायोलॉजी से है। और सारे के सारे सवाल जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो 2 मार्क्स वाला डिस्कस कर रहा हूँ कि 2 नंबर में कैसे सवाल यहाँ पे आएंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे जो है एक वीडियो भी अपलोड किया हूँ, पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का भी, ठीक है ना, झारखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर मैंने एक पे डिस्कस किया है, तो उसका सेकेंड पार्ट भी आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, सेक्शन बी भी अपलोड हो जाएगा। और एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करके देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि मतलब जो है जल्द ही आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। और प्लस में झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आपका आया हुआ है सैंपल पेपर, तो उसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी अपलोडेड है। जो मेरे यहाँ पे मतलब साथी होंगे, मेरे चैनल जुड़े हुए, वो देख पा रहे होंगे, वहां पहले से अपलोडेड ऑब्जेक्टिव। अब धीरे धीरे करके मैं उनका सब्जेक्टिव भी अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ में जो है अलग अलग विषयवार सब्जेक्ट वाइज, है ना, अलग अलग बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना। आपका कोई भी सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं होगा, कोई भी सिलेबस अधूरा नहीं रहेगा, सारे सिलेबस आपको पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा, मॉडल आंसर भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करके मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने लाता रहूंगा। अब मॉडल आंसर आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि कितने आसानी से जो आपको नंबर आसानी से मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर का वीडियो अलग से, 3 नंबर का वीडियो अलग से, 5 नंबर का सवाल का वीडियो अलग से आएगा और विषयवार में वीडियो लाऊंगा, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग वीडियो यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए वीडियो हम लोग इतना ही को खत्म करते हैं। आज यहीं पे फिनिश करेंगे सवाल नंबर 21 तक। इसका अगला वीडियो तुरंत आपको मिलने वाला है, इसके तुरंत बाद में हम लोग वहां पे आगे कुछ और सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि वहां पे भी अगर कोई बच्चा बोर्ड का तैयारी कर रहा होगा तो उसको भी थोड़ा सा इससे फायदा मिल सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा सकूं, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए गाइडेंस कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स जिम्मेदारी के साथ निभाइएगा और जो भी चीजें होगा हम लोग मिल बैठकर आराम से उसको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको आंसर आपको समय समय पे मिलता जाएगा, बस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, और मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।